आज एक मुख्तलिफ स्क्रीन के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, जिस पे हमारे साथ हस्बे रिवायत और हस्बे दस्तूर मिर्ज़ा इकबाल बेग, हमारे आप सबके जाने-पहचाने हर दिल अज़ीज़, वो मौजूद हैं, हँसते मुस्कुराते हुए। हालात चाहे कैसे भी हों, रिज़ल्ट मैच का कुछ कैसा भी हो, हँसते मुस्कुराते हुए हमें स्क्रीन पे हमारा खून बढ़ाते हुए मिर्ज़ा इकबाल बेग ने हमें जॉइन कर लिया है। और इसके अलावा अहमद अज़ीज़ी भाई ने हमें, जो कि हमारे साथ आप देखते हैं पॉलिटिकल शोज़ में भी देखते हैं, कमेंटेटर हैं और क्रिकेट से भी वाबस्ता हैं। फ़ास्ट बॉलर हैं, या मिसिसागा में एक लीग के साथ खेलते हैं। और देवेश शंकर जी ने हमें जॉइन किया है। ये आप क्रिकेट मुबस्सिर हैं, लिखते हैं क्रिकेट पे और बड़ी इनकी अच्छी राय है। नॉट ओनली इन द इंटरनेशनल क्रिकेट बट कनाडा क्रिकेट पे भी एक इनकी बड़ी अच्छी राय होती है। तो इन सब पे आज हम बात करेंगे। बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम होने जा रहा है। आप और मुझे इकबाल भाई अभी से ही फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि आप मिर्ज़ा भाई कब आएँगे श्रीलंका के मैच के बाद? क्या बताएँगे? वो आज हम सुनना चाह रहे हैं आपसे। तो मतलब ऑलमोस्ट मिनी हार्ट अटैक हुए हैं इस दौरान में, आखिरी ओवरों में कई मर्तबा हमें बचे हैं मुझसे बाल-बाल। आप क्या कह रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? आप कैसा फ़ील कर रहे थे? सबसे पहले तो अहमद अजीजी साहब को अस्सलाम वालेकुम और देवेश शंकर जी को नमस्ते। आप लोग डेफिनेटली खैरियत से होंगे। अभी पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच खत्म हुआ, कहते हैं ना, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। जी, जी, दो जी। चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया, और दो चार हाथ ही था कि आखिरी ओवर जमान खान कर रहे थे। अगर वो चौका नहीं होता जो असलांका ने लगाया है स्लिप की जानिब आउटर एज लग के, तो पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन जो टीम अच्छा खेली वो जीती। इस जी, बात का दुख नहीं है कि पाकिस्तान हारा फाइट करके, आखिरी गेंद पर हारा। तो इसलिए टेलीविजन सेट तोड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों को दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में ये वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि 6 अक्टूबर को पाकिस्तान का पहला मैच वर्ल्ड कप में जो है वो अगेंस्ट नेदरलैंड है। जी, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज पाकिस्तान ने कुछ गलतियां भी की, और वो जो अनीस भाई कहते हैं इन्नमल आमाल बिन नियत, अमाल जी, का दारोमदार नियतों पर होता है। तो जो जी। पाकिस्तान ने टीम सेलेक्ट की, उसके हवाले से भी मैं हैरान हूं कि कल 11 में सऊद शकील का नाम था, आज पता चला उसको अचानक बुखार हो गया। अरे! अच्छा, अब उसको बुखार हो गया। हाँ, मैं हैरान हूँ। जब क्रिकेट में यही होता है, अगर किसी को बिठाना हो तो या तो साइड स्ट्रेन हो गया, अनफिट हो गया, बुखार हो गया। तो सऊद शकील तो ऑलमोस्ट बस इन द प्लेइंग 11, और हाँ, उसको जो है बुखार हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मनपसंद मोहम्मद हारिस को शामिल किया। जी, हारिस एक यंग अपकमिंग प्लेयर है, 22 साल उसकी उम्र है, लेकिन अभी वो सिर्फ 6 T20 खेला है और 6 वनडे, ये छठा वनडे था वो खेला, और 5 इनिंग्स में उसके टोटल जो है वो 30 रन है। आप हुँ, किस परफॉर्मेंस की बेसिस पर उसको खिला रहे हैं? फिर हुँ, आपने जमान खान को खिलाया, नो डाउट। आज उसका डेब्यू मैच था, पहला वनडे था, 6 T20 खेल चुका है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। तो क्या बाबर आजम के जहन में ये नहीं था कि आखिरी ओवर में बचाकर रखूं अपने एस बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के लिए, जिन्होंने हाँ, सेकंड लास्ट ओवर में 2 विकेटें हासिल की? जी, कप्तानी की गलतियां आपने देखा होगा कि आखिर में तो लग रहा था कि रिजवान ने कमांड संभाल ली थी, वही प्लेस को जो है वो मार्शल कर रहे थे कि इधर हो जाओ उधर हो जाओ। बाबर की कप्तानी में बहुत सारी चीजें भी आएंगी। पाकिस्तान ने मुकाबला बड़ा जबरदस्त किया। एक लम्हे पर जब उनके बैट्समैन सदीरा और कौशल मेंडिस खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था वन साइडेड मुकाबला है। लेकिन हुँ, फिर उसके बाद जैसे पाकिस्तान ने कम बैक किया, हुँ, हैट्स ऑफ टू देम, कि इतने हुँ, प्रेशर में, लेकिन 35,000 तमाशाई थे अनीस भाई। जी, आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो, होम ग्राउंड, होम कंडीशंस, हुँ, एडवांटेज तो जाता है श्रीलंका को। लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान ने मुकाबला अच्छा किया, और मैं समझता हूँ क्रिकेट आज जीती है। आज श्रीलंका नहीं जीता, आज नो डाउट, क्रिकेट जीती है, इट जो वाज़ अ भी ग्रेट जीते। गेम, इट वाज़ अ ग्रेट गेम और बहुत सारे 35,000 तमाशाई थे, खूबसूरत तमाशाई थे, कैमरामैन चुन-चुन के दिखा रहा था, चलें वो भी एक अलग बात है। लेकिन आज हम कुछ सवालात करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे और आगे की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। तो मैं सीधा जाऊँगा देवेश जी के पास पहले, कि आप अपनी राय भी दें और इकबाल भाई के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनीश जी, आपने मुझे इनवाइट किया और मिर्ज़ा साहब जैसे एस जर्नलिस्ट के साथ बैठाया। हम उस लायक तो हैं नहीं। हमारी नज़र ज़्यादा कैनेडियन क्रिकेट पर रहती है, लेकिन मैं देखता हूँ एज़ अ इंडियन, यू नो, वी आर फैन ऑफ क्रिकेट एनीवे। तो आज का मैच जो मेरा एनालिसिस है, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चला आ रहा है, जो कि नज़रअंदाज हो जाता है क्योंकि लकीली आप जीत भी जाते हैं।
कभी आप सेमीफाइनल, कभी फाइनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन फंडामेंटली जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है कि बहुत सारे प्लेयर्स आपके जो बैटर्स हैं वो बहुत ही वन डायमेंशनल है। जैसे वन डायमेंशनल से मेरा मतलब ये है, या तो उनसे आप हिटिंग करवा लो, या तो आप उनसे स्लो विकेट पर स्लो खेल के, जैसे कुछ बैट्समैन आपके हैं स्लो खेलते हैं, लेकिन आप उनको बोलेंगे अगर चेंज ऑफ गियर, जो स्किल की जरूरत होती है वहां पर वो लैक करते हैं, वो चेंज ऑफ गियर नहीं होता है। ठीक। आज का सिचुएशन ये था कि बारिश होने की वजह से लास्ट में 10-12 ओवर जो बच गया था वो एकदम आइडियल सिचुएशन था पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए, क्योंकि टी20 में पाकिस्तानी बैट्समैन आर वेरी डेंजरस, दे नो दे हैव टू गो वन वे। इसलिए आपने जो 252 का स्कोर किया है वो उसका बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे। अदरवाइज अगर आपको 50 ओवर खेलना पड़ेगा तो, और अगर आप चाह रहे हैं कि 5 विकेट गिर गया, तो आई थिंक पाकिस्तान विल ऑलवेज स्ट्रगल, उसको स्ट्रगल करेगा कि वो एक स्कोर पर जा पाए। ठीक तो है। ये तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन आज का मैच अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है। दे फॉट इट वेरी वेल, क्योंकि लास्ट मैच हारने के बाद लग रहा था कि पैनिक बटन हो गया है और पता नहीं क्या करेगी टीम। ठीक है। लेकिन उस नजरिए से देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा गेम खेला। बेटर टीम विन तो वो कोई बात नहीं है आज, लेकिन क्रिकेट जैसा आखिरी बॉल पे सर 2 रन से, आखिरी बॉल से 2 रन से जीते हैं और बड़ी या बात है। और वेद वो 2 साहब रन के वो। लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, जी, क्वेश्चन लेते हैं अगर सर। आप इजाजत दें तो। जी, इजाज़त एक इजाज़त। साहब ये बताइए, एक तो पाकिस्तान में अब तो वर्ल्ड कप बहुत नजदीक है, अब तो कोई चेंजेस और एक्सपेरिमेंट करने का टाइम ज्यादा है नहीं। आपके ख्याल से कौन से बैट्समैन को लाना चाहिए जो एग्जिस्टिंग आपका सेटअप है? देखिए देवेश शंकर जी, मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में हमें कमजोरी है। ये पहले आगा सलमान को लाए, वो नहीं चला। सऊद शकील को इन्होंने चांस नहीं दिया। हमारी दो खामियां, एक तो मिडिल ऑर्डर हमारा बड़ा कमजोर है, दूसरी ओपनिंग में फखर जमान रन स्कोर नहीं कर रहा। इमामुल हक आज नहीं खेला। अगर आपकी बेस अच्छी नहीं होगी, ओपनर्स आपके अच्छे नहीं होंगे, तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर पड़ेगा। बाबर आजम, वो कहते हैं ये 10 बहनों का इकलौता भाई है जो सारा बोझ उठाता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन अब मुश्किल हो रही है पाकिस्तान के लिए। रिजवान भी उनका साथ देते। मैं समझता हूँ मिडिल ऑर्डर में इनको, एक तो लड़का बड़ा अच्छा है साइम अयूब, वो बड़े रन्स कर रहा है और वो टेक्निकली भी बड़ा साउंड है। हमारे बैट्समैन देवेश शंकर जी टेक्निकली इतने साउंड नहीं है जिस तरह से श्रीलंका के देखें या भारत के देखें, तो ये हमारे लिए बिग कंसर्न है। मैं समझता हूँ मिडिल ऑर्डर में इनको चेंजेस करना होंगी। आगा सलमान को इन्होंने एज एन ऑलराउंडर रखा हुआ है, लेकिन ही कुडंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस। फिर इफ्तिखार चाचा, 32 बरस उनकी उम्र है, लगते नहीं होंगे 32 बरस के, लेकिन उन्होंने जो है वो आज बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, 3 विकेटें ली उन्होंने और मैच को वो लाए। तो मैं समझता हूँ कि काफी चीजें हैं जो कि ये बैठे टीम मैनेजमेंट 25 लाख रुपए पे इंजमामुल हक को इन्होंने रखा है एज अ चीफ सेलेक्टर। तो इंजमाम साहब अब हलाल करें ना। पाकिस्तान में नोट पे लिखा होता है कि हुसूल रिस्क हलाल है, इबादत है, तो अब वो हलाल करें। अब देखें क्या पोजीशन बनती है। मिर्जा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इफ्तिकार साहब देखिए आज खेल गए, अच्छी बात है, पर लॉन्ग रन में वो ओडीआई के अच्छे प्लेयर साबित होंगे मुझे शक है, क्योंकि एज तो फैक्टर है नहीं ही उनका, पर उनका भी नहीं गेम नहीं, तो वो मैं कह रहा था कि वन डायमेंशनल है, तो वो लोअर एंड पर आके आपको फिनिश करके देंगे गेम, थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए हमें फिनिशर की जरूरत है और इफ्तिखार ने आज भी देखे ना 130 पे 5 आउट हो गए थे, जो 100 रन की पार्टनरशिप हुई और पाकिस्तान ने लास्ट 10 ओवर्स में 102 रन बनाए। वरना कोई सोच ही नहीं रहा था कि 130 फॉर 5 से लग रहा था कि ऑल आउट हो जाएगा पाकिस्तान विद इन 200। तो इफ्तिखार अच्छे हैं। इफ्तिखार ने वनडे में पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और मजे की बात है कि इफ्तिखार 2016 से 7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो कभी पाकिस्तान टीम के रेगुलर मेंबर नहीं रहे। अब वक्त आया है, अब वर्ल्ड कप लगता है, ही इज एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज कैरियर। वर्ल्ड कप लगता है मुझे उनके कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा एंड ही हैव टू परफॉर्म। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अजीज भाई आपका कोई क्वेश्चन है? बस मैं भी जो है बेग साहब की मौजूदगी से ये फायदा उठाते हुए कि बेग साहब से हम रहनुमाई हासिल करें। ये जो हमने अपनी पाकिस्तान टीम को एक कोचिंग सेंटर सा बनाया हुआ है और हम अब तक फखर की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसकी कोचिंग कर रहे हैं और हम बॉलर को बता रहे हैं कि डेड ओवर में कौन सी बॉलिंग होती है। बेग साहब हम सब जानते हैं ये 22 गज की पिच है और इसमें कहाँ पर हमें बॉल लैंड करनी होती है डेड ओवर में। ये
पूरी दुनिया में ये बातें सबको मालूम है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास एक ओपनर की कमी है, वो मुसलसल चली आ रही है। हमारे पास मिडिल ऑर्डर में 2 स्ट्रॉन्ग बैट्समैन जो कि रिलाय कर सके, पार्टनरशिप बना के दे सके 50 ओवर में, उसकी कमी नजर आ रही है। हम फहीम अशरफ को रज़ाक का रिप्लेसमेंट समझते हैं, हमें रज़ाक का रिप्लेसमेंट मिल के नहीं दिया आज तक। और हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर जो कि गेम को चेंज करने वाला हो, वो जेन्युइन स्पिनर हमारे पास आके नहीं दिया। ये हमारे 3 4 5 मसाइल हैं जो कि चलते चले आ रहे हैं और हम बार बार रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। क्या वजह है कि 25 करोड़ की आवाम में से हमें ये रिप्लेसमेंट नहीं मिलती? इसकी बुनियादी वजह ये, पहले तो मैं पूछूंगा अजीज साहब, आप ओवर 40 वर्ल्ड कप खेलने क्यों नहीं आए पाकिस्तान, अगर आप फास्ट बॉलर हैं? मैं ओवर 50 खेलना चाहूंगा, 54 की उम्र में करा रहा हूँ, मैं फास्ट बहुत है। आपको पता है पाकिस्तान में 2-3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जो 50 से ऊपर के थे और क्रिकेट खेलते हुए बेचारों को हार्ट अटैक हुआ और इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो जरा अपना ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि आप बॉलिंग तेज कराएं और कोई मसला हो जाए। मैं ख्याल रखूंगा इसका। आप डरा रहे हैं इनको। तो ये जो बुनियादी वजूहात हैं, ये तो खैर हम सब जानते ही भाई, हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और ये जो सवाल था, ये अपनी आपके जगह नेट बड़ा में कोई प्रॉब्लम है? इम्पोर्टेंट जी सवाल था, और इस पे भी ये हम बात करेंगे। और साथ-साथ अब हम आगे भी बात करेंगे कि ये जो अब ये स्ट्रैटेजी क्या इस टीम इस टूर्नामेंट से हमने क्या सीखा, और आगे चल के किस तरह से अब इसकी स्ट्रैटेजी को बनाया जाएगा, या टीम में क्या चेंजेज़ आएँगी। और मेरे ख़्याल में हम ऑफ रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे, तो देवेश जी ने बताया था कि अभी इकबाल भाई का कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपने जो ज़िक्र किया था कि हमारे तो कोच साहब जो है वो तो गए नहीं टूर्नामेंट पे। अज़ीज़ भाई आपने बताया हाँ, था अभी शायद? अभी बेग साहब वापस आते हैं तो बात करते हैं इस पर, हाँ, हाँ। कि आपके जो हेड कोच हैं वो तो मौजूद ही नहीं है श्रीलंका में, वो तो कहीं और बैठे हुए हैं काउंटी क्रिकेट में, और काउंटी वहां से क्रिकेट। ट्वीट कर रहे हैं। और दूसरे, आपने जो बॉलिंग कोच अपने पास रखे हैं, उनको किस बुनियाद पे सेलेक्ट किया गया है एज अ बॉलिंग कोच? आपको एक फॉरेनर बॉलिंग कोच की क्या जरूरत थी इस वक्त? आप जो मुझे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। मुझे ये हंसी आती है कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर कोच बाहर से लाने की जरूरत है, जी जी जिसके जी। गलियों में कहीं पत्थर मारो तो 4 फास्ट बॉलर निकलेंगे। उनको क्या, आपके पास इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं बैठे हुए, शोएब अख्तर साहब हैं, वसीम अकरम साहब हैं, या आपको बाहर से बॉलिंग कोच लाने की क्या जरूरत है? मुझे ये नहीं समझ आता। वो भी इंग्लिश बोलते हैं, जो कि आपके प्लेयर्स को तो ऐसे भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो आई डोंट नो कि ये क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड। तो वो बैग साहब मेरे से इकबाल बेग आ गए हैं, वो सवाल जो था कोच वाला देवेश शंकर जी करना चाह रहे थे आपसे। जी देवेश जी। सो मिर्जा भाई, मैंने वसीम अकरम का कहीं पर देखा, वो ट्वीट आया हुआ है कि वो कोच साहब तो आपके मौजूद ही नहीं है वहां श्रीलंका में, वो तो कहीं काउंटी में के बारे में लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। या सो मिकी आर्थर की हम्म मिकी आर्थर की बात की है वसीम अकरम ने। देखिए, हमारी बदकिस्मती है शंकर जी के पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप भारत से आपका ताल्लुक है तो देखिए, वहाँ एक चेयरमैन आता है तो दूसरा उसकी जगह जब लेता है तो कोई इतने मसाइल नहीं होते। हमारे यहाँ जी 22 दिसंबर 2022 के बाद से तीसरे चेयरमैन है, और हमारे यहाँ ये टेम्पररी चेयरमैन है, क्योंकि अभी इनको 4 महीने में इलेक्शन कराने को कहा गया है। तो स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए जो भी आता है वो कोशिश करता है कि बस अपनी सीट पक्की करे, लोगों को नवाजे। अब आप बताएं मुझे कि मिकी आर्थर को $25,000 पर मंथ दे रहे हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न को $20,000 पर मंथ दे रहे हैं, और मॉर्नी मॉर्कल जो साउथ अफ्रीकन, क्योंकि मिकी आर्थर आया वो सारे साउथ अफ्रीकन को लेकर आ गया। अब ठीक है, ग्रांट ब्रैडबर्न जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, लेकिन वो जो एक एंड्रियो पुटिक को लाए जो बैटिंग कोच है, जो अंडर 19 खेले साउथ अफ्रीका से। पाकिस्तान के पास इतने बड़े बड़े बैट्समैन है, कोई बताने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में वो जो उर्दू में कहावत है ना कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे ही होता है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर कोचेस का इंतखाब अमल में आता है, और खिलाड़ी तनकीद करते हैं बोर्ड पर। जब बोर्ड उन्हें नौकरी दे देता है तो उसकी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। और वो हमने देखा, वो रमीज राजा साहब फिर आए, फिर रमीज राजा, नजम सेठी आए, फिर वो म्यूजिकल चेयर चलता रहता है उधर। बिल्कुल चलता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस होता है, जब पॉलिटिकल पार्टी की जरा उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो अपना बंदा लेकर आ जाती है।
क्रिकेट के हवाले से उनकी क्या मालूमात हैं या क्या वो क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जो है वो जेर बहस है ही नहीं। अब ज़का अशरफ साहब हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे। लेकिन जी। इसमें थोड़ा-सा मैं माफ़ी चाहूँगा या जी। थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन ये एक पॉइंट रह गया था कि बैटिंग का तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो प्रॉब्लम्स हैं। स्पिन सेक्शन में जो कि पाकिस्तान में इतने बड़े-बड़े लेजेंड आए हैं बॉलर्स बॉलिंग में और मतलब एक हिस्ट्री रही है कि अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस किया है। ये अचानक से क्या हो गया है कि ये आप मतलब स्पिन बॉलर कहने को तो है, बट दे आर नॉट अ वेरी बिग स्पिनर लाइक वो आप जैसे जो करंट अभी नवाज खेल रहे हैं या शादाब खेल रहे हैं, उनका गुगली इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। तो वो जब तक मतलब एक्स वो जादू नहीं आ रहा, वो जिसे मैजिशियन वो कहते थे। वो उनका ना तो टर्न हो रहा है बॉल वो क्या फुल टॉस इसकी गलत क्या डाल क्या रहे हैं। वजह है आपको क्या गौरव? लगता है बेग साहब ये क्या फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम आ गया है आपके क्रिकेटिंग डोमेस्टिक क्रिकेट में? देखिए, इसकी वजह ये है कि पीएसएल जब से शुरू हुई है 20 ओवर्स की क्रिकेट, तो उसमें जो भी बॉलर टेलीविजन पे अच्छा परफॉर्म करता है, 4 ओवर्स करने होते हैं, वो आ जाता है टीम में। अगर लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट ये खेलेंगे तभी सीखेंगे। 50 ओवर्स की क्रिकेट भी एक बड़ी क्रिकेट होती है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए। तो मेन रीजन यही है कि हमारे यहाँ जितने स्पिनर्स आ रहे हैं वो सिर्फ T20 पीएसएल से आ रहे हैं, और वो T20 की तरह वो तेज तेज गेंद करते हैं, गेंद बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी स्किल्स नजर नहीं आती। तो ये मेन रीजन है कि आप अगर कोई भी लड़का पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करता है, आप फौरन टीम में ले आते हैं। शादाब खान कैसे आए? 2017 की पीएसएल में इन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तानी टीम में आ गए। तो पीएसएल भी एक मेन रीजन है। और ये सारे प्लेयर्स जो है ये लॉन्गर वर्जन क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये लीग्स खेल रहे हैं जहां हजारों लाखों डॉलर्स इनको मिलते हैं। तो लीग्स में तो 4-4 ओवर की क्रिकेट बॉलिंग करानी होती है। तो उसकी मेन रीजन यही है। एक बेग साहब की इस बात के अंदर में एक छोटा सा इजाफा कर दूं कि जो बॉलर आप कह रहे हैं ना हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि चूंकि हमारे पास 50 ओवर में हमारी बैटिंग एक्सपोज हो जाती है हर बार, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास स्पिनर ऐसा आए जो कि बैटिंग भी कर सकता हो। तो ये जो आप स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जाते, जो इमरान खान का हमेशा से वर्जन रहा है ना कि जिसका जो काम है वो उसका स्पेशलिस्ट होगा तो आप उसको भेजें। तो आपके पास देखिए फिंगर बॉलर जितने भी स्पिनर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। फिंगर बॉलर से आप एक्यूरेसी तो ले लेते हैं, वो T20 के लिए ठीक है, मगर आपको लेग ब्रेक चाहिए होता है। लेग ब्रेक की लाइन को संभालना और लेंथ को संभालना चैलेंजिंग होता है। लेग ब्रेक रन देता है, लेग ब्रेक रन जरूर देगा मगर वो विकेट भी लेगा। आप ये चाह रहे हैं कि जी लेग ब्रेक हम ऐसा इस्तेमाल करें कि उसको पूरी तरह से लेग ब्रेक भी नहीं आती हो, तो आप शादाब को लेके बैठे हुए क्योंकि वो बैटिंग में आपका साथ दे देता है। आप एक जेन्युइन लेग ब्रेक बॉलर 50 ओवर के गेम में खिलाएं जिसके पास सारी वैरायटी हो, जिसके पास बेहतरीन गुगली हो, तो वो काम करके देगा। मगर मसला ये है कि फिर वो सिर्फ बॉलर होगा, वो बैटिंग में आपको सपोर्ट नहीं करके देगा। ये चाहते हैं कि हमें ऐसा बॉलर मिल जाए जो हमें डेप्थ दे दे बैटिंग के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा मसला क्या है। ये वजह इसको समझते हैं आपकी ये एक रीजन है मिर्जा इकबाल बेग भाई? बिल्कुल, मतलब हमारे पास ना देख, मैंने वही बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास ये खेलते नहीं है, कि वहां पर जितने 5 दिन 4 दिन ग्राउंड में रहेंगे और फिर आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब है कि हम चाहते हैं कि हमें ऐसा स्पिनर मिल जाए जो बैटिंग भी कर ले। अब शादाब खान जब आए थे, ये इनका एक्चुअली ताल्लुक मियां वाली से है शादाब खान का। जब ये आए रावलपिंडी शिफ्ट हो गए, जब ये आए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान की जानिब से खेले, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ लेग स्पिनर थे। बाद में इनको बैटिंग का शौक पैदा हुआ और फिर वो, अब वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, तो बैटिंग पर ज्यादा कंसंट्रेट करने लगे। वरना फील्डर तो कमाल के हैं, नो डाउट फील्डर बड़े अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग में अब वो तेज तेज गेंदें कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉट बॉल हो जाए, और डॉट बॉल के चक्कर में उनकी पिटाई हो रही है। अब पता नहीं वो अपने ससुर सकलैन मुश्ताक से टिप्स लेते हैं या नहीं लेते। अब आप रिश्तेदारियां तो ना निकाले ना यहाँ पे, मतलब जिनको नहीं भी पता उनको भी पता। नहीं तो फिर कादिर साहब के जो साहबजादे हैं उस्मान कादिर, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बाबर आजम के पक्के दोस्त हैं शंकर जी, लेकिन उनको जो है ना टीम के साथ एक दो जगह ट्रैवल कराया, लेकिन उनको चांस नहीं दे रहे वो उस्मान कादिर को। और वो एक वक्त था कि उन्हें ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी मिल रही थी, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम में आ गए और फिर उसके बाद उनको खिलाया, इनकंसिस्टेंट इन और आउट हुए, जिसकी वजह से वो अब बाहर है। क्योंकि वो कनाडा पीछे दिन आए हुए थे वो G20 खेलने, तो उनको जी देखा जी, वो मैंने। अब लीग ही खेल रहे हैं। हालांकि उनके वालिद तो बड़े नफीस आदमी और दुनिया के टॉप के स्पिनर थे, लेकिन वो वैसे बन नहीं सके वो। अच्छा
अच्छा बेग साहब, आपकी मौजूदगी से और भी फायदा, चूंकि हमने स्पिनर पे बात की और फास्ट बॉलिंग जो है वो मुझे जो है वो मेरा शोबा है, तो मैं उस हवाले से मेरे पास एक ये पूरी लिस्ट बनी हुई है कि पाकिस्तान में ये 15 बॉलर हैं जो कि 140 और 150 के दरमियान बॉल करते हैं। पूरी दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क ऐसा होगा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉलिंग का उस तरीके से मौजूद नहीं है, कोचिंग ट्रेनिंग मौजूद नहीं है, और ये जमीन इतनी जरखेज है कि जो है ये 140 और 150 से आगे की जो गेम है ये इतनी मुश्किल होती है, ये बॉडी पे इतना टोल लेती है, इसकी जो मैकेनिक्स इतनी मुश्किल है। तो हमें अल्लाह ताला ने ऐसा नवाजा पाए, क्या वजह है कि हम ये 3-4 बॉलर के बाद और बॉलर, मैं आपको क्विकली अगर नाम उनके सिर्फ ये बता दूं कि हमारे पास मेरे ख्याल है हसनैन शायद इंजर्ड हुए हैं, इस वजह से वो हमारे पास नहीं, हसनैन बिल्कुल ठीक है, उनको पसंद नहीं करते। लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में टीम में एंट्री के लिए। जी हाँ, हसनैन का नाम उन्होंने डाला है, एशिया कप के लिए जा रही है वो जो एशियन गेम्स के लिए, तो वहाँ हसनैन का नाम है, शाहनवाज दहानी का नाम भी वहां पर है जी। अच्छा, वहां के लिए डाला है। आपके पास एक बेहतरीन शानदार बॉलर आपने T20 में दरियाफ्त किए थे, एहसानुल्लाह। जी जी जी। ये एहसानुल्लाह कहाँ गायब हो गए? एहसानुल्लाह को ये कहते हैं जी उनकी कोहनी में इंजरी है। मैंने बताया ना कि जब आप किसी को बाहर करना चाहें तो कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज निकाल। बुखार तो बेचारा पता नहीं, मैं तो परेशान हूँ, पट्टियां रख रहे होंगे उसके सर पे बेचारे कोच जो है ना, और बुखार जल्दी से उतर है। मैं हैरान होता हूँ अनीस भाई कि हम कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं। और फास्ट बॉलर वाकई में अजीजी साहब, बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं जिनको मौके नहीं देते। एक और फास्ट बॉलर आया था अब्बास, बेहतरीन बॉलर है जीशान को कभी कहीं नहीं ट्राई करते, ये नहीं लाते ऊपर, पता नहीं वो एक दो जगह से ही आजकल बस हो गया है कि जनाब ये इसी सूबे से बॉलर आएगा, फास्ट बॉलर वहीं का होता है वो, ये पता नहीं क्या बन गया। एक फास्ट बॉलर अच्छा है, उमर गुल का भतीजा अब्बास आफरीदी, उससे पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर था वो, लेकिन वो भी आगे नहीं आया। बहुत सारे हैं ना। देखें, अब एक टीम जो है बन रही है पाकिस्तान की, अगर आप हकीकत से देखें, आधी टीम बाबर बनाते हैं, आधी टीम रिजवान बनाते हैं। अच्छा। जिन खिलाड़ियों पर उन्हें एतमाद होता है वो उन्हीं को रखते हैं। अब वसीम जूनियर, उनको लोग मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं उनको। वसीम जूनियर को किस खुशी में आपने टीम के साथ रखा हुआ है, आज उनको मैच भी खिला दिया कि चलो कुछ अच्छा कर जाएगा तो वर्ल्ड कप। मैं हैरान होता हूँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग। मोहम्मद हारिस किस बेसिस पर टीम के साथ है? अगर वर्ल्ड कप एक मेगा इवेंट है, वहां पर आपको एक अच्छे बैट्समैन विकेट कीपर की जरूरत है, तो सरफराज को एक मौका दे देते, क्योंकि वो अगर रिजवान इंजर्ड होता है मिडिल ऑर्डर में, सरफराज स्टेबिलिटी लेकर आता है मिडिल ऑर्डर में, हारिस कौन सी स्टेबिलिटी लेकर आया? तो इनकी नीयतें तैयार ही नहीं है बेग साहब। वो रिजवान को चोट लगी है, हर बॉल के बाद कभी वो घुटना पकड़ता है, कभी वो ग्लव्स उतार के उंगलियां चलाता रहता है, उसके बाद वो बाहर जाके कोई भी बेंच पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बेंच पे बैठेगा तो कहीं बाहर ना हो जाए। इस खौफ से वो सारे छोटे बड़े हर मैच खेलते हैं और नए लड़कों को चांस नहीं मिलता। अब हारिस को आपने जैसे बताया कि वो बिल्कुल ना तजुर्बेकार था, उसको लाके एक्सपोज किया, वो आउट हो गया, अब वो वर्ल्ड कप से भी बेचारा बाहर हो जाएगा, उसकी इतनी बदनामी होगी। हालांकि हारिस में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, मगर ये वो प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर उसको लाके इस तरह से एक्सपोज कर देते। बिल्कुल सही। तो ये क्या जाती है, जुल्म है। खिलाड़ियों के कैरियर तबाह हो रहे हैं इस सिलसिले में, हमें उनके कैरियर से तो नहीं खेलना चाहिए। यही तो वजह है पाकिस्तान क्रिकेट, हालांकि पाकिस्तान टीम अब दोबारा ऑस्ट्रेलिया के हारने के बाद नंबर 1 हो गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज वर्ल्ड कप है अजीज साहब। वर्ल्ड कप में ईमानदारी से अभी टीम मुंतखब करें, 15 रुकनी टीम, ईमानदाराना अंदाज से, मेरिट की बुनियाद पर, और पसंद नापसंद नहीं। ये नहीं कि रिजवान और बाबर मिलकर टीम बना दे और इंजमाम उल हक साहब 25 लाख रुपए महीना लेते रहे। तो इनको नेक नियत मिडिल ऑर्डर के लिए जो आपके जहन में है, आपसे ज्यादा कौन एक्सपोज हुआ है इस चीज से, आप 2 नाम मिडिल ऑर्डर के बताइए जिसको कि आप समझते हैं कि ये पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनना चाहिए। देखिए, सऊद शकील को इन्हें खिलाना चाहिए, 11 मेंबर्स स्क्वाड में ही शुड बी देयर। सऊद शकील बहुत अच्छा बैट्समैन है। उसके अलावा पाकिस्तान के अगर आप डोमेस्टिक सर्किट में और प्लेस पर नजर डालें, इन और आउट हो रहे हैं। आसिफ अली आए, रिमेंबर माय नेम आसिफ अली, वो कहाँ चले गए? खुशदिल शाह आए, वो कहाँ चले गए? मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेज आए हैं। हैदर अली आए, वो कहाँ चले गए? हालांकि उन्होंने, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन अब इनमें तो मुझे सबसे बेहतर सऊद शकील नजर आ रहा है। और अगर आप 1 डाउन पोजीशन पर किसी को ट्राई करना चाहते हैं, उस लड़के में बड़ा पोटेंशियल है, थ्रस्ट है। अभी उसने
कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, साइम अयूब। वो ही इज अ गुड बैट्समैन। साइम अयूब को ये वेरी टैलेंटेड, नो डाउट। हाँ, उसको चांस दें। आप उसको जब इन्होंने T20 खिलाए तो उसको बजाय ओपनिंग के मिडिल ऑर्डर में खिला रहे थे। तो इस तरह से तो नहीं होता, लड़के को खराब करना होता है तो इसी तरह के गिमिक्स किए जाते हैं। अच्छा, अब और आते हैं हम फाइनल पे आ जाते हैं। दिवेश जी, जी इंडिया की टीम क्या उतार रही है मैदान में, और श्रीलंका को आप कैसा देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है, और इन दी एंड कंक्लूजन कब कौन लेके जा रहा है? 11वीं मर्तबा श्रीलंका इसको डिफेंड कर रहा है, ये बात याद रहे। हाँ, नहीं देखिए, रिकॉर्ड के अगर देखा जाए तो एशिया कप में इंडिया और श्रीलंका ऑलमोस्ट साथ साथ ही हैं। 7 टाइम्स मेरे ख्याल से इंडिया ने जीता है, 6 टाइम श्रीलंका ने जीता है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा गैप नहीं है। और पिछले 2-3 साल से अगर आप श्रीलंकन टीम को फॉलो कर रहे हैं तो ये बिल्डअप हो रहा था, मतलब टीम बन रही थी उनकी। अब मुझे लग रहा है कि उनमें मैच्योरिटी आ गई है, एज ए टीम जो है ना वो मैच्योर और फाइट करना शुरू किया है इन्होंने। इंडिया के साथ भी जो मैच हुआ, बड़ा क्लोज मैच हुआ, वो थोड़ा वो लोग उन्होंने साइकोलॉजिकली लूज कर दिया। इंडिया हैज बेटर एक्सपीरियंस। नहीं तो अगर स्किल वाइज देखा जाए तो लोगों ने काफी मैच किया इंडिया को, और विच इज नॉट ए इजी थिंग टू डू। बिल्कुल। तो फाइनल बहुत टाकरे की होगी मुझे लग रहा है। अच्छा, टाकरे की होगी, वो वन साइडेड तो नहीं होगा, फाइट होगा। श्रीलंका को एडवांटेज है कि अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द मैचेस जो श्रीलंका में होते हैं वो कोलंबो के आसपास ही होते हैं। कोलंबो में मोस्टली सारे लीग्स खेलते हैं ये लोग। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा इकबाल भाई से कि आप ये बताइएगा कि ये जो फाइनल होगा, ये किसका गेम होगा? स्पेसर का होगा कि स्पिनर्स का होगा? देखिए, प्रेमदासा स्टेडियम की जो पिच है आज भी जो नजर आई, और इससे पहले भारत और श्रीलंका के मैच में नजर आई, तो पिच जो है वो ऐसी है कि स्पिनर्स को थोड़ा सा हेल्प करती है, नॉट फास्ट बॉलर्स। फास्ट बॉलर सिर्फ अपने पेस की वजह से, अपनी लाइन और लेंथ की वजह से कामयाब हुए। जैसे आज पथिराना ने 3 विकेटें ली, टॉप विकेट टेकर हो गए। 9 विकेटें हारिस रऊफ ने ली अपने पेस की वजह से। तो मेरे ख्याल में स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। और जहां तक आपने बात की, भारत को एक चांस है। वो भारत की बेंच स्ट्रेंथ इंडिया की बड़ी तगड़ी है। आप देखें, सूर्य कुमार यादव टीम में जगह नहीं बना पा रहे, इतनी तगड़ी उनकी बेंच स्ट्रेंथ है। तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारत अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी ट्राई कर सकता है इंडिया। उसकी वजह यह है कि वो रेस्ट भी करेंगे और ताजा दम होकर वो श्रीलंका के अगेंस्ट आएंगे। और दिवेश जी, बिल्कुल फाइनल के लिए नहीं ट्राई करेंगे, वो वर्ल्ड कप के लिए ट्राई करेंगे। अब बेंच स्ट्रेंथ करना भी, हो फाइनल तो ऑलमोस्ट वही टीम खेलेगी। और जैसे आप कह रहे नहीं, हो, ये वाला हमारे यहाँ भी होता है। जैसे माफी चाहता हूँ, एक छोटी सी बात करना चाह रहा था कि जो आपने कहा ना इंजरी हो जाती है और पता नहीं चलता है, वो हमारे साथ भी हुआ। जब अचानक से श्रेयस अय्यर को वो बैक स्पाज्म हो गया और केएल साहब खेल लिए, तो दामाद साहब का हमारे यहाँ भी काफी ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, वो मेरे ख्याल में उससे इम्प्रेस होकर आज इमामुल हक को भी बैक स्पैम्स हो गया लगा है ना, आपने देखा। तो ये हमारे यहाँ भी होता है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियरली जो है वो एज देता हूँ इंडियन टीम को। शंकर साहब ने तो जरा कसरे नफसी से काम लिया है। इंडियन टीम का क्लियर एज है फाइनल में। अगेन एज आई सेड कि स्किल सेट इज अनदर थिंग, माइंड सेट इज अनदर थिंग। माइंडसेट के हिसाब से जो मेंटल टफनेस इंडियन टीम की है, श्रीलंकन उनके करीब भी नहीं है। और जब होम ग्राउंड का आप कह रहे हैं एडवांटेज होगा, वो डिसएडवांटेज भी होता है उसका। इतना ही ज्यादा प्रेशर होता है जीतने का, और उस प्रेशर के अंदर इंडियन ज्यादा बेहतर खेलेंगे। और मैच में क्लियरली इंडिया की जो है उसके पास एज है। बाकी इट्स अ गिवन डे। अगर कोई उनके स्पिनर जादू जगा दें, जिस तरह से उन्होंने इंडिया की बैटिंग लाइन को पहले मैच में टफ टाइम दिया था, तो कुछ भी हो सकता है। अगेन बोलिए सर। अनिल भाई, अगर अजीजी साहब की बातें सारी अगर 100% दुरुस्त साबित हुई तो इनको मिसिसागा में जो अफगानी रेस्टोरेंट है ना, बामियान, वहां डिनर करा दीजिएगा। देखो, बच नहीं सकते भाई आप, बल्कि हम आपको कराएंगे। मैं डिनर करा दूंगा इंडिया अगर जीती। पर उसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो पिच पर इंडिया और श्रीलंका ने खेला था और जो पिच आज इन्होंने खोला है, वो 2 डिफरेंट पिच थे जो मुझे नजर आ रहा था। क्योंकि ये पिच बहुत इजी पेस था। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर स्पीड पर अगर आप बॉल डाल रहे हैं तो अच्छी खासी धुनाई हो रही थी। वो जो पिच जिस पर इंडिया और श्रीलंका ने खेला था, उसमें बॉल बहुत स्क्वायर टर्नर हो रहा था, मतलब टर्न कर रहा था काफी। तो बाद में वो इजी पेस हो गया था। हो सकता है उसी पिच पे खेला, मुझे पता नहीं है, लेकिन लग रहा था कि ये अलग अलग पिच थे।
ऐसी बात है इकबाल भाई, जो पिच का जो फैक्टर है ये भी हुआ होगा ज़ाहिर है। नहीं, सही कह रहे हैं दवेश जी। उसकी वजह ये ना कि वो उस मैच में तो आप देखें, असलांका जो पार्ट टाइम स्पिनर है वो 4 विकेटें ले गया, और वेलालागे ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, थिकशाने ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। 10 की 10 विकेटें स्पिनर्स ने ली। लेकिन आज डिफरेंट थी पिच, आज इतना गेंद ब्रेक नहीं हो रहा था। आज देखें, वेलालागे को इतनी कामयाबी नहीं मिली, ना उसको इतनी कामयाबी मिली। तो मेरे ख्याल में फर्क तो है पिच में। अब पिच चूंकि होम टीम का डिस्क्रिशन है, जिसने जो मेजबान है इस ग्राउंड के जो लोग हैं, मतलब श्रीलंका, तो अब श्रीलंका कैसी पिच बनाते हैं। लेकिन चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर आ रहा है ये टूर्नामेंट, तो डेफिनेटली दे विल बी हैविंग एन आई ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द पिच। और यहाँ कनाडा में बेग साहब एक जोक चल रहा है कि ये अम्ब्रेला कप हो रहा है। अम्ब्रेला कप। हाँ बिल्कुल। आपने वो नहीं देखा जो लोगो है एशिया कप का, उसमें बैट्समैन जो है स्ट्रोक खेल रहा है तो कई कलर रेनबो के आ रहे हैं, और एक लोगो है जिसमें बैट्समैन स्ट्रोक खेल रहा है तो ऊपर छतरी है। तो अम्ब्रेला कप ही हो गया। अम्ब्रेला कप ही है यहाँ पर। जी जी जी। अच्छा, और वो एक सवाल और पूछ लूंगा, टाइम भी आखिरी हो रहा सवाल, है, ये बड़ा बिल्कुल आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल। जी सवाल है कि जी अगर मान लें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाने से पहले कहता है कि मैंने इंडिया में मैच नहीं खेलना, तो गेम की सिनेरियो क्या बनती है? इकबाल भाई जरा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान हैज एग्रीड टू गो देयर फॉर द वर्ल्ड कप। आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान अपनी मर्जी नहीं चला सकता। और पाकिस्तान ने पहले तहफुजात का इजहार किया था कि अहमदाबाद में मैच ना रखे जाए, 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, लेकिन आईसीसी ने इन पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो पाकिस्तान को तो जाना ही जाना है। लाखों पाउंड्स मिलेंगे अजीजी साहब, और आईसीसी के इवेंट का आप किसी रीजन बनाकर आप ना जाए वो अलग बात है, लेकिन आप जब एग्री हो गए, आपकी गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जाएगा। तो पाकिस्तान खेल रहा है फिर। जी जी। वो तो ये तो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है ये तो चलती ही रहेगी, और इसमें गेम इज गेम इन द एंड। हो सकता है कि इसी से फिर और हालात आईसीसी पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को खुश रखे, क्योंकि सारी रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैच इंडिया से, के मैच में आएगी, और फाइनल अगर होता तो है तो फिर तो वो आईसीसी भी विल नॉट लाइक टू हैव दैट सिचुएशन। वो करेगी। इसलिए मिर्जा इकबाल पाकिस्तान बेग को भाई, बार्गेन आप जरूर करना चाहिए मेरे आप ख्याल। काफ़ी देर रात के 2 बजे हैं कराची में, और मुझे मालूम है कि लंबी शिफ्ट लगाकर और बड़ी टेंस गुफ्तगू कर आप पहुंचे हैं, और उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया। तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। वी लुक फॉरवर्ड टू द इट्स अ फाइनल। प्लेजर। या जी। नहीं थैंक नहीं, यू। ये आखिर मेरे में कुछ लिए ऐड एजाज करिए। की बात है। हाँ, मेरे लिए एजाज की बात है। इंशाल्लाह ताला अब फाइनल होता है 17 सितंबर को। अब देखते हैं कि बारिश आड़े आती है नहीं आती, लेकिन एशिया कप का मजा किरकिरा हो गया। जो एशिया कप का जो चार्म था वो खत्म हो गया। जी जी इसमें कोई जी शक नहीं है। जी जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू दिवेश शंकर जी, शुक्रिया। अहमद थैंक यू अजीज वेरी भाई, मच। और एज यूजुअल मिर्जा इकबाल बेग भाई ने हमें ज्वाइन नमस्ते। किया था। हमारे व्यूअर्स बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे हैं, सो लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, खुश रहें, सलामत रहें।